सिद्रा, इस बार फिर तुमने बजट से बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया। ये कोई अच्छी बात नहीं। मोइन की आवाज़ अगरचा थोड़ी बुलंद थी, लेकिन उसमें नरमी का अंसर शामिल था। क्या ज़्यादा खर्च कर लिया? अब्दुल्ला के लिए कुछ नए कपड़े ही तो लिए हैं। जवाब में सिद्रा ना सिर्फ नाराज़गी से बोल रही थी, बल्कि बदतमीज़ी का अंदाज़ लिए थी। अब्दुल्ला के कपड़े पिछले महीने भी तो लिए थे, मोइन ने याद दिलाया। और अगर इस महीने भी ले लिए तो क्या गज़ब हो गया। वो बदस्तूर तुर्ची से बोल रही थी। सिद्रा, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं कि हर माह फजूल खर्ची की जाए। अब वो प्यार से समझा रहा था। ओह, तनख्वाहदार, वो भी एक सिविल इंजीनियर। अब गहरा तंज किया गया था। सिविल इंजीनियर को भी गवर्नमेंट ही तनख्वाह देती है, और अच्छी खासी माकूल तनख्वाह देती है। दोनों की गुफ्तगू अब एक बहस की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। खैर, माकूल तो ना कहो उसको जो तुम कमाते हो। वो बराह रास्त उसे चोट दे रही थी। तुम अपनी फजूल खर्चियाँ कम कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। क्या क्या फजूल खर्चियाँ करती हूँ मैं? क्या करती हूँ? वो गुस्से से तनकर उसके सामने खड़ी हो गई थी। बताओ, क्या उड़ा रही हूँ मैं? कौन सा रेशमो अतलस पहना रहे हो तुम मुझे, और कौन से नाजो नाम उठा रहे हो अपने बच्चे के? अंदाज बिल्कुल एक आम सी औरत, जाहिल औरत वाला था। उस वक्त वो बेहद हसीन होने के बावजूद बिल्कुल भी अच्छी ना लग रही थी। अज़ कम मोइनुद्दीन को तो इस वक्त वो बिल्कुल न भा रही थी। वो अपना ऑफिस ब्रीफकेस उठाकर चल दिया। अब उसके पास ठहरना एक बहुत बड़े झगड़े को दावत देना था, और वो लड़ाई झगड़े को पसंद ना करता था। अगरचा उसकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े अब रोज़ाना का मामूल बन चुके थे। देखा है कभी तुमने इंजीनियर्स की बीवियों को, उनकी शान व शौकत और रहन सहन, और मुझे देखकर लगता है कि मैं एक इंजीनियर की बीवी हूँ। अब उसने आंसू बहाने शुरू कर दिए थे। अपने अंदर का कॉम्प्लेक्स दूर करो। उसने जाते जाते मुड़कर उसे देखा। कॉम्प्लेक्स क्या, बुरे नसीब कहो। नसीब ही अच्छे होते तो क्या तुमसे मेरी शादी होती? जाने वो गुस्से से नादानस्तगी में ये फ़िक्रा कह गई थी या नादानी में, मगर बाहर नाश्ते की मेज़ पर उनका इंतज़ार करती रफ़िया बेगम को सख्त धचका लगा। ना हमारी अम्मा यूँ मरती, और ना फूफो की बात मानकर मैं तुमसे शादी के लिए हामी भरती। वो बाकायदा रोने लगी थी, जबकि रफ़िया बेगम तो जैसे सकते में आ गई थी। उन्होंने मोइन को परेशान चेहरे के साथ कमरे से बाहर आते देखा। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। वो माँ को सलाम करके बगैर नाश्ते के ही ऑफिस चला गया था। वो उसे रोक भी ना सकी, वरना पहले जब भी वो बगैर नाश्ता किए जाने लगता था तो वो 100 बहानों से उसे बहलाकर रोक लिया करती थी, और 2-4 लुक़मे ही सही मगर उसे नाश्ता करवा के भेजा करती थी। लेकिन आज तो उनका अपना दिमाग साईं साईं कर रहा था, जिस पर सिद्रा के अल्फाज ना अम्मा मरती, ना मैं फूफो के कहने में आकर तुमसे शादी करती हथौड़े बनकर बरस रहे थे। वो डाइनिंग रूम से निकलकर बाहर लॉन में आ गई। कुछ देर नंगे पांव नरम नरम घास पर चलने के बाद भी इन्हें सुकून ना मिला तो वो वहाँ इजी चेयर पर बैठ गई। सलाम बीबी जान। इतने में मुख्तारा बैरूनी गेट खोलकर अंदर आ गई। वालेकुम अस्सलाम। मुख्तारा, तुम्हें कितनी बार कहा है मुकम्मल अस्सलाम वालेकुम कहा करो, उन्होंने ज़रा खफगी से कहा। जी बीबी जान। वो खसियानी हो गई। ओ जी, आज फिर मुझे आने में देर हो गई। माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या करूँ, आपको तो पता है मेरा घर वाला रोज़ लड़ाई डाल के बैठ जाता है। वो रोज़ाना की तरह अपनी राम कहानी सुनाने लगी। ये देखे बगैर के बीबी जान का मूड आज ठीक नहीं है। देखें ना, हर रोज़ मैं उसके वास्ते पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। अभी पिछले हफ्ते सब्ज़ी की रेड़ी लगवा कर दी थी। वो जी, आपने तो दिए थे 1000 रुपये, और अब कहता है मेरे घुटने दर्द करते हैं गलियों में फिर फिर के। कहता है गली की नुक्कड़ वाली दुकान खाली हो रही है, वो ले दूँ। वो जी, मेरे अगले पिछले दौलत छोड़ कर मरे थे या उसके?
وہ اپنی دھن میں بی بی جان کے کندھے دبائے جا رہی تھی۔ وہ ہر روز کی ہی آ کر پہلی دفعہ بیگم کو اپنی آپ بیتی سنایا کرتی تھی۔ پھر گھر کا کام شروع کرتی تھی۔ بی بی جان خیر تو ہے؟ اس نے رفیہ بیگم کو کوئی ہوں ہاں نہ کرتے پایا تو پریشان ہو گئی۔ جھک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے حد دکھی اور پر ملال تھا۔ لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچھ سمجھ گئی تھی کہ ضرور آج پھر بہو بیگم اور معین میاں کا جھگڑا ہوا